राष्ट्रीय आईएएस प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनीष। हाल ही में सरकार ने 16वें वित्त आयोग का गठन अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता में किया है, जो वर्ष 2026-27 से वर्ष 2030-31 के लिए अपनी वित्तीय सिफारिशों को केंद्र सरकार के सामने प्रस्तुत करेगा। अलग अलग राज्य लगातार सकल कर राजस्व में अधिक हिस्सेदारी की मांग कर रहे हैं और ये मांग दक्षिण भारत के राज्यों की तरफ से विशेष तौर से उठाई जा रही है। इस सब के अंतर्गत वित्त आयोग की क्या भूमिका है, राज्य क्यों अधिक कर राजस्व में अपनी हिस्सेदारी की मांग कर रहे हैं, उसके अंतर्गत आने वाले मुद्दे क्या हैं और क्या आगे की राह हो सकती है, आज इन न्यूज़ में समझने का प्रयास करेंगे। और इसलिए हमारे टॉपिक का नाम होगा राज्य क्यों कर रहे हैं अधिक वित्त हिस्सेदारी की मांग। सबसे पहले देखते हैं कि इस पूरे टॉपिक के अंतर्गत हमारी चर्चा के क्या पक्ष होंगे। सबसे पहले हमने उस खबर को जान लिया है जिसके कारण ये पूरा टॉपिक चर्चा में है। अलग अलग राज्य और विशेष तौर से दक्षिण भारत के राज्य लगातार सकल कर राजस्व में अपनी हिस्सेदारी की डिमांड कर रहे हैं और साथ ही भारत सरकार ने हाल ही में 16वें वित्त आयोग का गठन अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता में किया है। इसके कारण ये पूरा टॉपिक चर्चा में आ जाता है। इसके अंतर्गत वित्त आयोग के बारे में जानना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर ही राज्यों की हिस्सेदारी को सामान्यतः तय किया जाता है। हम उस विभाज्य पूल को भी जानेंगे जो केंद्रीय कर राजस्व में राज्यों की हिस्सेदारी को तय करता है, उसका निर्धारण करता है। राज्यों को जो हिस्सेदारी दी जाती है, जो आवंटन किया जाता है, उस आवंटन के आधार को जानना महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत किस प्रकार के इश्यूज उभरते हैं, किस तरह के मुद्दे उभरते हैं और इन मुद्दों का समाधान क्या हो सकता है, इन सभी पर चर्चा करेंगे। और अंत में आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न होगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। ये जो पूरा विषय है ये यूपीएससी की मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से जुड़ता है, उसके भारतीय अर्थव्यवस्था जैसे खंडों से जोड़ करके आप उसे देख सकते हैं। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि इस पूरे मुद्दे के अंतर्गत वित्त आयोग की क्या भूमिका है। आप जानते हैं कि हमारे देश के संविधान के आर्टिकल 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है और वित्त आयोग का गठन हर 5 वर्ष में किया जाता है। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष होते हैं और 4 सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाने का मतलब है कि केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। साथ ही 1951 में एक अधिनियम भी पारित किया गया था जिसका नाम है वित्त आयोग विविध प्रावधान अधिनियम 1951, जिसके तहत अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यताओं को निर्धारित किया गया है। हाल ही में सरकार ने 16वें वित्त आयोग का गठन किया है डॉक्टर अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता में, जो वर्ष 2026-27 से 2030-31 के लिए अपनी सिफारिशों को पेश करेगा। सामान्यतः एक विभाज्य पूल होता है, यानी जो केंद्र सरकार राजस्व प्राप्त करती है, सकल कर राजस्व प्राप्त करती है, उसमें राज्यों की हिस्सेदारी का एक विभाज्य पूल होता है। अनुच्छेद हमारे देश के अनुच्छेद 200, हमारे देश के संविधान के अनुच्छेद 270 के तहत केंद्र सरकार द्वारा जो एकत्रित शुद्ध कर आय है, उस शुद्ध कर आय को केंद्र और राज्यों के बीच वितरण की योजना का निर्धारण जो है, वितरण की योजना की जो बात है वो अनुच्छेद 270 के अंतर्गत कही गई है। और साझा किए जाने वाले जो कर हैं, कुछ कर ऐसे हैं जिनको राज्यों के बीच वितरण किया जाता है, जो केंद्र और राज्यों के बीच साझा कर, यानी जिसके आधार पर दोनों के बीच वितरण किया जाता है। वे कौन कौन से कर हैं? कॉरपोरेशन टैक्स, निगम कर, व्यक्तिगत आय कर, सेंट्रल जीएसटी और इंटीग्रेटेड जीएसटी, ये कुछ ऐसे कर है। साथ ही राज्यों को वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर सहायता अनुदान भी दिया जाता है, ग्रांट्स इन एड भी प्रदान किए जाते हैं। केंद्र द्वारा लगाए गए जो कुछ सेस हैं, यानी उपकर हैं, जो सरचार्जेज हैं, जैसे अधिभार है, ये इस विभाज्य पूल का आधार नहीं है। सामान्यतः ये जो सिफारिश की जाती है कि किस प्रकार का विभाज्य पूल के आधार पर केंद्र और राज्यों के बीच करों का बंटवारा किया जाएगा, ये वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर किया जाता है। इसमें विशेष तौर से ध्यान रखना है कि केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए उपकर और अधिभार इस विभाज्य पूल का हिस्सा नहीं होते, तो ये सामान्य एक विभाज्य पूल होता है। अब आवंटन का आधार अलग अलग राज्यों को किस आधार पर आवंटन प्रदान किया जाता है उसको देख लेते हैं। जैसे 15वें वित्त आयोग ने सिफारिश की गई है कि जो विभाज्य पूल है जिसके बारे में हमने अभी चर्चा की थी, उसमें राज्यों की हिस्सेदारी जो है वो 41% होनी चाहिए। जो विभाज्य पूल है उसके अंतर्गत जो राज्यों की हिस्सेदारी तय की जाती है उसको सामान्यतः ऊर्ध्वाधर हस्तांतरण कहा जाता है, एक वर्टिकल डिवोल्यूशन ऑफ फाइनेंसेस कहा जाता है। और क्षैतिज हस्तांतरण किस आधार पर तय किया जाता है हम अभी जानेंगे।
राज्यों के बीच वितरण का एक क्षैतिज हस्तांतरण भी होता है, जो विभिन्न मानदंडों के आधार पर जिसको निर्धारित किया जाता है। वे मानदंड क्या हैं? जैसे उसमें एक मानदंड है इनकम डिस्टेंस, जिसको हम आय दूरी के नाम से जानते हैं। इसमें किस तरह से निर्धारण किया जाता है कि किसी राज्य की उच्चतम प्रति व्यक्ति आय वाले राज्य से, जैसे हरियाणा से आय दूरी तय की जाती है। जैसे उच्चतम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य हमारे देश में कौन सा है? हरियाणा। तो किसी भी राज्य को ले लीजिए, मान लिया आंध्र प्रदेश को ले लीजिए, महाराष्ट्र को ले लीजिए या गोवा को ले लीजिए, तो गोवा की प्रति व्यक्ति आय क्या है वो हरियाणा के सापेक्ष तय की जाएगी। इस प्रकार से हरियाणा के सापेक्ष अन्य राज्यों की प्रति व्यक्ति आय की गणना करने के बाद उस आधार पर केंद्रीय करों में या सकल कर राजस्व में राज्यों की हिस्सेदारी तय की जाती है। इसलिए इसको क्षैतिज हस्तांतरण कहा जाता है। और एक होता है ऊर्ध्वाधर स्थानांतरण, जिसके बारे में हमने अभी बताया कि किस प्रकार से विभाज्य पूल के अंतर्गत उसका इस्तेमाल होता है। क्षैतिज हस्तांतरण के अंतर्गत एक और मानक है जिसको हम वन और पारिस्थितिकी कहते हैं। वन और पारिस्थितिकी का मतलब क्या है कि सभी राज्यों के अंतर्गत जो घने जंगलों का प्रतिशत आता है, उसमें प्रत्येक राज्य के वनों की कितनी हिस्सेदारी है, इस आधार पर भी हस्तांतरण, जो फाइनेंशियल पावर का हस्तांतरण है यानी वित्त हस्तांतरण, को ध्यान में रखा जाता है। साथ ही अलग अलग राज्य जनसंख्या के स्तर पर किस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं, वो अपने यहाँ जनसांख्यिकी अनुपात को किस तरह से बनाए हुए हैं, यानी उनका जनसांख्यिकी प्रदर्शन क्या है, क्या उनका एक तरह से जो जनसंख्या है, जनसंख्या पर किसी प्रकार से वो नियंत्रण लगाने में सक्षम हुए हैं, इस बात को भी ध्यान में रखा जाता है। और अगर कोई राज्य जनसंख्या को नियंत्रित करने में सक्षम हुआ है तो उसको रिवॉर्ड देने के लिए, यानी उसके प्रदर्शन को सराहने के लिए, पुरस्कृत करने के लिए भी इन क्षैतिज हस्तांतरण में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि उसको बेहतर वित्त हस्तांतरण किया जा सके। इसी तरह से अगर किसी राज्य ने बेहतर कर प्रयासों के माध्यम से, कर दक्षता के माध्यम से कर कलेक्शन में बढ़ोतरी की है, तो उसको भी पुरस्कृत करने के लिए बेहतर कर प्रशासन वाले राज्यों को भी बेहतर वित्त हस्तांतरण किया जाता है। एक क्षैतिज आधार है। इसका एक सामान्य वितरण यहां भी दिया गया है कि किस प्रकार से 15वें वित्त आयोग के दौरान 15वें वित्त आयोग ने सिफारिश की थी इनकम डिस्टेंस को लेकर, पॉपुलेशन को लेकर के। इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए कि 14वें वित्त आयोग तक जो हमारे यहाँ पॉपुलेशन का मानक था वो 1971 का सेंसस था, और 2000 जो 15वां वित्त आयोग था और अब 16वां वित्त आयोग है, इसमें जनसंख्या का मानक 2011 का सेंसस होने वाला है। तो ये आपने जान लिया कि किस प्रकार से आवंटन का आधार है। आवंटन के दो मुख्य आधार हैं, एक ऊर्ध्वाधर है और एक क्षैतिज है। तो इसमें किस तरह के मुद्दे उभरते हैं, किस तरह के मुद्दे उभर करके सामने आते हैं, राज्य किस प्रकार की डिमांड करते हैं, हम उसको देख लेते हैं। जैसे वर्ष 2024-25 में केंद्र द्वारा जो सकल कर प्राप्तियां हैं उसमें 23% हिस्सेदारी, सकल कर राजस्व में 23% हिस्सेदारी उपकरों की, यानी उपकर मतलब सेस की, और अधिभार यानी सरचार्जेस की है, और अनुमानित तौर से है क्योंकि 2024-25 का जो बजट अनुमान प्रस्तुत किया गया है उसके अनुसार क्या है कि 23% हिस्सेदारी सेस की है और सरचार्जेस की है। और ये जो सेस और सरचार्जेस है ये विभाज्य पूल का भाग नहीं है। तो राज्यों के द्वारा लगातार डिमांड की जाती है कि ये भी या इसकी कुछ हिस्से विभाज्य पूल का हिस्सा होना चाहिए और राज्यों को इसमें हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। साथ ही केंद्र सरकार द्वारा जो कुल कर राजस्व के आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं, जैसे 2022-23 के उसने आंकड़े प्रस्तुत कर दिए हैं, 2023-24 के जो अनुमानित आंकड़े हैं और जो 2024-25 के बजट अनुमान प्रस्तुत किए गए हैं, उसके अंतर्गत 2022-23 में जो कुल कर राजस्व है वो 30.5 लाख करोड़ का है और राज्यों की हिस्सेदारी 9.5 लाख करोड़ है। 2023-24 में कुल कर राजस्व 34.4 लाख करोड़ का है और राज्यों की हिस्सेदारी 11 लाख करोड़ की है। उसी तरह से 2024-25 में कुल कर राजस्व 38.8 लाख करोड़ का है और राज्यों की हिस्सेदारी 12.2 लाख करोड़ की है। यह कुल कर राजस्व प्राप्तियों में जो राज्यों की हिस्सेदारी है वो 32% के करीब बैठती है अगर हम इसका निर्धारण करते हैं, जो 15वें वित्त आयोग द्वारा सिफारिश की गई 41% की हिस्सेदारी से कम बैठती है। तो राज्यों द्वारा इसके अंतर्गत भी लगातार सवाल खड़े किए गए हैं। साथ ही आप जानते हैं कि 1 जुलाई 2017 से हमारे यहाँ में एक अप्रत्यक्ष कर, जिसको हम जीएसटी के नाम से जानते हैं, उसे लागू किया गया था और राज्य सरकारों से कहा गया था कि 2017 से 2022 तक
जो भी उन्हें कर की हानि होती है उसका भुगतान, उसका किसी न किसी प्रकार से उसको कंपेंसेट करने के लिए राज्यों को केंद्र द्वारा प्रदान किया जाएगा। राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा ये जो क्षतिपूर्ति का योगदान किया गया, इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर यानी जीएसटी की क्षतिपूर्ति करने के लिए सेस भी लगाया गया, और इस सेस के माध्यम से जो राज्यों को प्रदान किया गया, यानी उन्हें जो करों की हानि हुई उसके लिए जो प्रदान किया गया और उसके लिए जो ऋण लिए गए थे केंद्र सरकार द्वारा, उसका पुनर्भुगतान किया गया। और साथ ही कुछ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो राज्यों द्वारा लागू की जाती है उसमें भी इसका इस्तेमाल किया गया। हालांकि राज्यों को इन केंद्र प्रायोजित योजनाओं से लाभ तो हुआ, लेकिन इस तरह के सेस पर या इस तरह के निर्णयों पर राज्य सरकारों की किसी तरह की कोई भूमिका या नियंत्रण नहीं था, तो राज्यों ने इसके अंतर्गत भी सवाल उठाए। केंद्रीय करों में योगदान के बदले वापस मिली राशि में भिन्नता है। इसका मतलब क्या हुआ, जो केंद्रीय कर हैं, केंद्रीय कर में जो राज्यों के द्वारा योगदान दिया जाता है, तो उसमें अलग अलग राज्यों को जो वापस मिली राशि है उसमें भिन्नता है। यानी राज्यों द्वारा अगर केंद्रीय करों में 1 रुपये का भुगतान किया जाता है, 1 रुपये का योगदान किया जाता है, तो उनको जो वापस प्राप्ति होती है उसमें अलग अलग राज्यों में बहुत बड़ी भिन्नता है। उसे आप यहाँ एक नक्शे के माध्यम से देख सकते हैं, और ये 2021-22 का आंकड़ा है। ये दिखाता है कि किस प्रकार से अगर महाराष्ट्र राज्य 1 रुपये का भुगतान करता है तो उसे 0.08 रुपया प्राप्त होता है। इसी प्रकार से जो बिहार और उत्तर प्रदेश राज्य हैं, अगर ये 1 रुपये का भुगतान केंद्रीय कर प्राप्तियों में करते हैं तो बिहार को 7.06 रुपया मिलता है और उत्तर प्रदेश को 2.73 रुपया मिलता है। वहीं कर्नाटक, हरियाणा, गुजरात, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरला जैसे राज्य 1 रुपये से भी कम की प्राप्ति करते हैं। इसलिए विशेष तौर से दक्षिण भारत के राज्यों ने मांग उठाई है कि वो जितना कर भुगतान करते हैं उसके बदले उन्हें प्राप्तियां नहीं हो रही है। हालांकि इसका एक महत्वपूर्ण कारण ये भी है कि जो कॉरपोरेट घराने हैं और खास तौर से जो कॉरपोरेट ऑफिसेस हैं वो विशेषतः इन्हीं राज्यों में हैं, जिससे उन राज्यों में जो कॉरपोरेट घराने अपना कर चुकाते हैं, प्रत्यक्ष कर चुकाते हैं, उनकी हिस्सेदारी इसके अंतर्गत बढ़ जाती है। तो इस कारण भी ये हिस्सेदारी जो 1 रुपये के योगदान के बदले जो उनकी हिस्सेदारी वापस आती है वो कमतर रह जाती है। इसका कारण एक ये भी है। पिछले 6 वर्षों में हमने ये भी देखा है कि दक्षिण भारत के राज्यों की विभाज्य पूल में हिस्सेदारी लगातार कम हो रही है। उसे भी एक नक्शे के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो विभाज्य पूल है उसमें भी पिछले 6 फाइनेंस कमीशन के दौरान, वित्त आयोग के दौरान राज्यों की हिस्सेदारी कम हो रही है। खासतौर से दक्षिण भारत के राज्यों की, जैसे कर्नाटका की हिस्सेदारी में आप लगातार कमी देख सकते हैं, केरला की हिस्सेदारी में आप कमी देख सकते हैं, तमिलनाडु की हिस्सेदारी में कमी देख सकते हैं। बाकी अलग राज्यों में जैसे गुजरात की हिस्सेदारी में आपको कांस्टेंट कमी नहीं दिखेगी, उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी में कांस्टेंट कमी नहीं दिखेगी, न ही राजस्थान में ऐसा दिखेगा और न ही बिहार में और न ही महाराष्ट्र में। तो इसलिए भी दक्षिण भारत के राज्यों द्वारा करों को ज्यादा रैशनल बनाए जाने की बात, युक्ति संगत बनाए जाने की बात चल रही है। सहायता अनुदान विभिन्न राज्यों में अलग अलग हैं। साथ ही जो ग्रांट्स इन एड दिया जाता है वित्त आयोग की सिफारिशों पर प्रदान किया जाता है, लेकिन ये भी अलग अलग है। कई राज्यों को क्षेत्र विशिष्ट अनुदान दिए जाते हैं, राज्य विशिष्ट अनुदान दिए जाते हैं। कई राज्यों को अपने यहाँ जो पंचायती क्षेत्र की पंचायतों की क्षमता बढ़ाने के लिए भी अनुदान प्रदान किए जाते हैं, उसमें भी भिन्नता देखी गई है। 15वें वित्त आयोग के अनुसार अनुदान जनसंख्या एवं क्षेत्रफल के आधार पर, यानी 15वें वित्त आयोग ने यह भी कहा है कि जो अनुदान प्रदान किए जा रहे हैं ये वस्तुतः जनसंख्या और क्षेत्रफल के आधार पर प्रदान किए जा रहे हैं। अगर इन्हें क्षमता के आधार पर दिया जाए और वास्तव में पुरस्कृत करने की योजना के आधार पर दिया जाए तो एक युक्ति संगतता स्थापित हो सकती है। अगर जनसंख्या के आधार पर स्थापित किया जाएगा तो जो राज्य जनसंख्या को रोकने में नाकाम रहे हैं वस्तुतः उनका शेयर लगातार बढ़ता चला जाएगा और जिससे एक भिन्नता की उच्च स्थिति पैदा होगी। इसमें किस तरह की भविष्य की राह हो सकती है, इसमें कई तरह के सुझाव दिए जाते हैं और एक सुझाव यह है कि राज्यों द्वारा जो राजस्व उत्पन्न किया जाता है वो 40%, लगभग 40% का किया जाता है और जो उनके द्वारा व्यय का वहन किया जाता है वो लगभग 60% का किया जाता है। इसलिए वित्त आयोग की जो सिफारिशें हैं वो एक ऐसे मैकेनिज्म को विकसित करने पर होनी चाहिए जो इस असंतुलन का सही तरह से आकलन कर सके और निष्पक्ष साझाकरण को
दिशा दे सके, एक ऐसा तंत्र विकसित करना चाहिए। साथ ही 3 सुधार विशेष तौर से कहे जाते हैं कि इन 3 सुधारों को जल्द से जल्द किया जाना चाहिए। जैसे राजस्व साझा करते समय समानता और संघवाद के बीच संतुलन बनाए रखने पर विचार करना चाहिए। संघवाद की अवधारणा राज्यों की, जैसा कि चाहे विधायी क्षेत्र में हो, प्रशासनिक क्षेत्र में हो, चाहे वित्तीय क्षेत्र में हो, केंद्र और राज्यों के बीच एक बेहतर सहयोग स्थापित होना चाहिए, जिससे हमारे देश में संघवाद की अवधारणा बढ़े। तो उसमें वित्त क्षेत्र विशेष रूप से भूमिका निभाता है। इसी प्रकार से जो 3 सुधार वित्त क्षेत्र में संघवाद को बढ़ावा देने के लिए बेहतर माने जाते हैं वो क्या है? एक ये है कि उपकर और अधिभार, सेस और सरचार्जेस के कुछ हिस्सों को विभाज्य पूल में शामिल करना चाहिए, जिससे राज्य उसमें हिस्सेदारी स्थापित हो सके। साथ ही क्षैतिज हस्तांतरण में दक्षता मानदंड का महत्व बढ़ाना चाहिए, यानी जिन राज्यों ने अपने यहाँ कर प्रशासन में बेहतर प्रदर्शन किया है, जनसंख्या को रोकने में बेहतर प्रदर्शन किया है, उन्हें रिवॉर्ड दिया जाना चाहिए, उन्हें उनके प्रदर्शन के लिए अधिक वित्त हस्तांतरण करना चाहिए। साथ ही वित्त आयोग के गठन और कार्य प्रणाली में जिस पर राज्यों की भागीदारी को बढ़ाया जाना चाहिए और राज्यों की भागीदारी को बढ़ाने के दौरान उसी तर्ज पर बढ़ाई जानी चाहिए जिस प्रकार से हमने यहाँ जीएसटी परिषद की स्थापना की है, जिसमें राज्यों की एक बेहतर भूमिका, बेहतर औपचारिक भूमिका है। साथ ही राज्य स्थानीय निकायों को पर्याप्त संसाधन देकर राजकोषीय संघवाद के सिद्धांत को कायम कर सकते हैं, यानी जिस प्रकार से वे डिमांड करते हैं कि केंद्र सरकार बेहतर राजस्व उपलब्ध कराए, बेहतर हिस्सेदारी उपलब्ध कराए, उसी प्रकार से राज्यों को भी ध्यान में रखना चाहिए कि भारत में एक बेहतर राजकोषीय संघवाद तभी बन सकेगा अगर वो भी पंचायतों को बेहतर हस्तांतरण वित्त का कर सकें। इन सभी मुद्दों को सुलझाने के साथ भारत में वित्तीय संघवाद की अवधारणा को मजबूत बनाया जा सकता है। अंत में एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है? 16वां वित्त आयोग किस अवधि के लिए अपनी सिफारिशें पेश करेगा? आपके ऑप्शंस हैं 2026 से 31, 2025 से 30, 2027 से 32, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, तभी हमारे सभी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन प्राप्त करने में आपको आसानी होगी। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।